जय हिंद दोस्तों, मैं फिर आज भी आप लोगों के बीच में उज्ज्वल परिवार की तरफ से क्लास लेकर के चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चर्चा में रही है आपकी भाई हाइड्रोजन ट्रेन। किस देश ने अभी हाल ही में हाइड्रोजन जो ट्रेन है लॉन्च करी है? तो सबसे पहले तो बात यह है कि भाई हाइड्रोजन ट्रेन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो डीजल वाली जो ट्रेनें हैं वो क्या कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा करती हैं और पूरी दुनिया का ध्यान अभी कार्बन उत्सर्जन की तरफ है। सब अपने आप को कार्बन मुक्त करना चाहते हैं कि कार्बन का उत्सर्जन जीरो हो, और उस कड़ी के अंदर ये एक देश के द्वारा क्या की गई है, अभी हाल ही में हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया गया है। तो कौन सी ट्रेन है या किस देश के द्वारा उसको लॉन्च किया गया, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए पहला ही क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 1 है, किस देश ने हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की? किस देश द्वारा, किस देश ने हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया है? हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, किस देश ने हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। चलिए हाइड्रोजन ट्रेन की अगर हम जैसे बात करते हैं तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो ये कि दुनिया के अंदर सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किसने करी थी? तो जर्मनी है। आपकी नॉलेज के लिए बता दो, जर्मनी ने। और अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इसलिए क्योंकि अभी जापान ने हाइड्रोजन ट्रेन का क्या किया है, लॉन्च किया है। साथ ही हम बात करते हैं यहां पर कि कारण क्या है हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने का? तो कार्बन का कम से कम उत्सर्जन की तरफ जो कदम उठा रहे हैं देश की, कार्बन का कम से कम उत्सर्जन हो, इसके लिए यहां पर क्या है, हर देश इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन पेट्रोल आपका निकालने की कोशिश कर रहे हैं या लॉन्च कर रहे हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो अभी चर्चा में इसके ऊपर बात करें तो जापान ने, किसने भाई? जापान ने अभी हाल ही में हाइड्रोजन ट्रेन अपनी लॉन्च की है। और यह अपनी पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन क्या होगा भाई? ये हाइड्रोजन से चलेगी भाई। हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन होगी आपकी, ये जापान की पहली ट्रेन है। और जापान का जो लक्ष्य है कार्बन मुक्त का कहें हम यहां पर, तो ये कह सकते हैं जापान का जो कार्बन न्यूट्रल बनने का जो लक्ष्य है वो कब का? 2050। तो कार्बन मुक्त या न्यूट्रल यानी कि कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। तो सॉरी भाई, ये इसका जो लक्ष्य है 2050। अब इसी प्रकार का लक्ष्य भारत का कब का है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, पूछ लेगा। अगर इसी लक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो भारत का लक्ष्य 2070। कब भारत कब होगा भाई? भारत की अगर हम बात करते हैं तो 2070 के अंदर भारत में 0% कार्बन का उत्सर्जन होने वाला है। इसी कड़ी में 0% उत्सर्जन के लिए भारत का लक्ष्य है 2070 तक के क्या होना भाई? कार्बन मुक्त होना। यहां पर हम बात करते हैं, देखिए ये जो आपकी 2 कारों वाली इस ट्रेन की हाईबारी नामक है, इसका नाम क्या है? हाईबारी भाई। हाईबारी नामक कहें तो इसका जो नाम है हाईबारी नामक 2 कारों वाली, किस वाली? 2 कारों वाली इस ट्रेन, 2 कारों वाली जो ट्रेन है, इसकी जो कीमत है वो 35 मिलियन जो यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर इसकी क्या है? कीमत है। यानी कि नाम क्या है? हाईबारी। और नाम होगा इसका हाईबारी, 2 कारों वाली है। 35 इसका क्या है? 4 मिलियन। यहां पर हम बात करें 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 4 बिलियन कह सकते हो आप इसको। 4 बिलियन मिलियन की अगर हम बात करते हैं तो 35 मिलियन भाई, ये क्या है? मिलियन आपका, मिलियन, ठीक है। और बिलियन की अगर हम बात करें तो लगभग 4 बिलियन डॉलर इसकी क्या रहेगी भाई? कीमत रहने वाली, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी जो स्पीड रहेगी वो स्पीड क्या होने वाली इसकी? तो इसकी जो स्पीड है, टॉप स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रहेगी, या 87 मील कह सकते हैं आप, क्योंकि आप लोगों को पता है मील और इसके अंदर क्या भाई फर्क है आपका। देखिए हमने बात करी कि वर्तमान में अभी चर्चा में क्या है आपका कि किस देश ने हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया है? तो जापान ने हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया है। साथ ही हम यहां पर बात करें, ये इसका जो टारगेट है 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का। तो भारत की बात करें तो भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा भाई। हाईबारी इसका क्या नाम है? ट्रेन का नाम है। 2 कारें हैं। साथ ही बात करें कीमत की तो इसकी कीमत 4 बिलियन या 35 बिलियन है। 140 किलोमीटर क्या है इसकी स्पीड है, या 87 मिलियन भाई। चलिए जापान की बात करें तो जापान के जो लोग हैं फेमस है पूरे विश्व के अंदर अपने देश प्रेम के लिए।
प्रेम के लिए, किस प्रेम के लिए? देश प्रेम के लिए ये लोग फेमस हैं। सूर्योदयों का देश, सूर्य उदय का देश के नाम से भी इसको उदयों का देश के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही बात करें जापान के ऊपर, क्या जापान के ऊपर सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर था आपका कब? 1945 में अगस्त 1945 में क्या हुआ था? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों के ऊपर क्या आपका परमाणु बम गिराया था। परमाणु जो बम है वो कब कहां पर गिराया गया था? नागासाकी और हिरोशिमा नामक नगरों पर क्या गिराया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस के द्वारा, किस? यूएसए के द्वारा अमेरिका ने इसके ऊपर क्या गिराया था? बम गिराया था, और बम गिरा करके इसकी कमर को तोड़ दिया था। कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर जो खत्म होने का कारण हिरोशिमा और नागासाकी पर जो जापान के अंदर बम गिराए थे यही था। साथ ही बता दूं, इतनी बड़ी हानि होने के बाद भी इस देश की जो अर्थव्यवस्था बड़ी अंडर 5 अर्थव्यवस्थाओं के अंदर, या हम कहीं के अंडर बहुत जो बड़ी आपकी 6-7 जो अर्थव्यवस्था विश्व की, उसके अंदर इसका नंबर आता है। और देश ने बैकअप मारा, लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना थी और अपने आप को दोबारा से तैयार किया। हालांकि हर वर्ष यहां प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, फिर भी ये जो देश है जाने माने टेक्नोलॉजी के दम पर और अपने देश प्रेम के दम पर इन लोगों ने, इन देशवासियों ने, जापान के देशवासियों ने अपने देश को हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, तो ये था आपका जापान। यहां पर हम करते हैं कि पहली जो ट्रेन है, पहली विश्व की पहली हाइड्रोजन जो ट्रेन है, हाइड्रोजन ट्रेन, वो कहां पर चली आपकी? तो सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन, ईंधन ट्रेन वाली ट्रेन की अगर हम बात करें तो जर्मनी में भी, कहां पर है? जर्मनी ने पहली ट्रेन चलाई थी। जर्मनी ने पहली ट्रेन कब लॉन्च किया था इसको? 2018 के अंदर पहली ट्रेन जो हाइड्रोजन से चलने वाली थी, जिसे किसने बनाया था? एल्स्टॉम द्वारा बनाया गया। एल्स्टॉम द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? इसे एल्स्टॉम द्वारा बनाया गया है, ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, और जो इसका उनका परीक्षण की अगर हम बात करें तो 2024 तक ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने बात करी थी किसकी? हाइड्रोजन ट्रेन की बात करी। जापान, जर्मनी, जापान की थोड़ी सी बात करिए भाई। ठीक है, सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है और बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था में इसकी गिनती होती है। अगला क्वेश्चन भी आपका शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। तो क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में आपका जो चर्चा में है, कौन है आपके भाई? संजीव सान्याल चर्चा में है। क्यों भाई? संजीव सान्याल अभी हाल ही में चर्चा में हुए, इन्हें कोई नियुक्ति मिली है। कहां पर मिली? अभी संजीव सान्याल की अगर हम बात करते हैं तो चर्चा में क्यों है? देखिए, इसकी अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो बात ये कि PMEAC के अंदर इसका क्या हुआ? सिलेक्शन, इसको पूर्णकालीन सदस्य बनाया। EAC जो आप कह सकते हैं इसको हिंदी में प्रधानमंत्री, क्या भाई आपका प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार, प्रधानमंत्री आर्थिक जो सलाहकार है, सलाहकार समिति में इसको सदस्य बनाया है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति के अंदर इसको क्या बनाया है? सदस्य बनाया है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम। इसको किस प्रकार का सदस्य बनाया है? पूर्णकालिक सदस्य बनाया है। पूर्णकालिक सदस्य बनाया है किसको? संजीव सान्याल को, जो चर्चा में प्रधानमंत्री आर्थिक जो सलाहकार है इसके सदस्य रहेंगे, इसलिए ये चर्चा में। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? विवेक देवराय। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? इसके आर्थिक सलाहकार जो आपकी है, आर्थिक सलाहकार है जो आपकी पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। तो इसके जो समिति के अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो अध्यक्ष कौन आपके? विवेक देवराय। देवराय क्या है? इसके सदस्य हैं, सॉरी अध्यक्ष हैं। विवेक देवराय साहब को क्या बनाया? इसका अध्यक्ष बनाया। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए भाई अगली बात करें। मतलब काम क्या है इसका? ये प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहकार, यानी कि प्रधानमंत्री को अर्थव्यवस्था को लेकर के या रुपए पैसे को लेकर के सलाह देती है। उसके पूर्णकालिक सदस्य आपके संजीव सान्याल को बनाया गया है। और इसके हम यहाँ पर अध्यक्ष की बात करें तो विवेक देवराय क्या है? इसके अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री आप लोगों को पता हमारे कौन है? मोदी साहब है, जो कि वर्ल्ड फेमस, लोकप्रियता में बात करें तो मैं अगर टॉप की बात कहूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, टॉप पर है लोकप्रियता में विश्व के अंदर, और जाने माने नेता के नाम से भी इनको जाना जा रहा है। ठीक है, चलिए भाई अगली बात करते हैं आपकी। अगला क्वेश्चन भी अभी हाल ही में
एक आपका और चर्चा में रहा है, क्या रहा भाई आपका चर्चा में रहा है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए अगर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, या जो भी आपने नोट करा नोट कर सकते हैं भाई। भारत सरकार ने अभी हाल में एक घोषणा करी, क्वेश्चन नंबर 3 आज का भाई, भारत सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा करी। इसकी भारत सरकार डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा। क्यों करेगा, इसके पीछे कारण है। देखिए जो सीटों की जो समस्या, उन सीटों की समस्याओं से निपटने के लिए, जो उन सीटों की समस्याओं से जूझने के लिए, यानी कि वो समस्या अब नहीं रहेगी यदि डिजिटल क्या रहेगा आपका विश्वविद्यालय लॉन्च करेगा या डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा। 2022-23 के जो बजट के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने इस बात को बोला है। इससे क्या होगा, जो सीट कम होने की जो समस्या है स्टूडेंट के सामने नहीं आएगी। स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ेंगे और क्या होगा, अपनी जो शिक्षा है उसको पूरा करेंगे। शिक्षा को पूरा कराने के लिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आज का देखिए, राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना का जिक्र कहाँ किया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल जो आपकी है डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना का जिक्र कहाँ किया की स्थापना। तो किसने जिक्र किया है, सबसे पहले करें भारत सरकार ने भाई, भारत सरकार ने। और इसका जिक्र कहां पर आया भाई आपका बजट 2022 जो 23 आपका 2022-23 के अंदर इस बजट में इसका जिक्र किया गया है। किस पॉलिसी के तहत किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी पॉलिसी के तहत इसका क्या किया गया है, डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी रहेगी आपकी क्या रहेगा भाई, राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा कह सकते हो आप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसका क्या किया जाएगा, इसका विश्वविद्यालय। और का उद्देश्य क्या होगा, सीटों की कमी जो स्टूडेंटों को सीटों की जो कमी होती है, सीटों की कमी को पूरा करने के लिए भाई इस प्रकार के विश्वविद्यालय की यहाँ पर क्या की गई है, व्यवस्था की गई है भारत के अंदर भाई। ठीक है, चलिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपका। ओके, कब आई आपकी ये पॉलिसी, ये आप लोगों को पता 2020 में नई शिक्षा अगर नीति की हम बात करें तो 2020 में, इससे पहले किसकी जगह पर आई थी आपकी ये 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी उसकी जगह पर आई है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 1948 में आपका विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। और यहां से हम चलते चलते 2020 के पास पहुंच गए। और नई यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है भाई। ठीक है, चलिए यहां पर और क्या होगा, इससे डिजिटल विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन करेगी, ये आप लोगों को मालूम है। अब यहां पर एक चीज और देखेंगे, देखिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का भी विस्तार होगा। ये कौन सी योजना आपकी, पीएम ई विद्या योजना के तहत क्या होगा, पीएम ई विद्या योजना का संबंध भी किससे, शिक्षा से है। इसमें क्या होगा भाई आपका 1 क्लास 1 टीवी चैनल, यानी कि हर क्लास के लिए एक अलग से टीवी चैनल, यानी कि टीवी के माध्यम से भी अब आप लोगों को शिक्षा दी जाएगी। सीधी सी बात करें, जो राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों हो रही है, तो इसकी स्थापना इसलिए की जा रही भाई कि जो सीटों की कमी, जैसे बोल देते हैं उस कॉलेज के अंदर सीट नहीं मिली, उसको एडमिशन नहीं हुआ, उसका ये वो, इस समस्या से जूझने के लिए। और जो कोविड के कारण जो शिक्षा का स्तर गिरा है, किसके कारण भाई, कोविड-19 के कारण जो शिक्षा का स्तर गिरा है, लोगों ने स्कूल में जाना छोड़ दिया, छोटे बच्चों ने भी छोड़ दिया। तो क्या है, जो कोविड-19 के कारण जो शिक्षा का स्तर गिरा है, इस शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए ये बात कही गई है और इस योजना को लागू किया गया। 1 चैनल, सीधा पूछेगा 1 क्लास 1 टीवी चैनल किस योजना के तहत, तो प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत। ठीक है भाई, चलिए एक बार इसको मैं रफ करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। शानदार क्वेश्चन था भाई, आपके 2-3 क्वेश्चन है। और अभी हाल ही में आपके सामने जो भी हालिया घटनाएं हैं, वो घटना उज्ज्वल परिवार कोशिश करता भी ज्यादा से ज्यादा अच्छे बेहतरीन कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच में आती रही। ठीक है, आप लोग बस थोड़ा सा प्यार दिखाते रही क्लास को, जो कि बहुत कम मिल पा रहा भाई। चलो कोई बात नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में आपका मेकापति गौतम रेड्डी चर्चा में है। मेकापति गौतम रेड्डी आपके चर्चा में है, ये कौन है, क्या हुआ है?
ये कोई मंत्री है, कौन है भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। चर्चा में रहे हैं आपके कौन, क्वेश्चन नंबर 4 आज का भाई, मेकापति। मेकापति जो रेड्डी हैं, मेकापति गौतम रेड्डी, गौतम रेड्डी, रेड्डी आपके चर्चा में है, चर्चा में है, ये कौन है। चलिए मेकापति गौतम रेड्डी की अगर मैं बात करता हूं ये चर्चा में क्यों है, कौन है, क्या हुआ, तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो आपका मेकापति गौतम रेड्डी हैं, ये भी आंध्र प्रदेश के क्या थे, उद्योग मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे। कहां के, आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री थे। साथ ही हम यहाँ पर बात करते थे लगाया है मैंने, मतलब ये पद से हटे नहीं है, पद से नहीं हटे हैं, इनकी टिकट कट गई है। क्या हुआ, इनका अभी निधन हुआ भाई, निधन हुआ है, इस वजह से ये चर्चा में। आपको पता है पीछे निधन की अगर हम बात करें तो इस फरवरी में बहुत सारे लोगों का निधन हुआ, और खास करके विशेष तौर पर हम अगर बात करते हैं तो लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है फरवरी में। क्या हुआ भाई, लता जी का निधन हुआ। लता मंगेशकर आपके बप्पी लहरी, ये दोनों के दोनों क्या थे, संगीतकार थे, और प्रसिद्ध संगीतकार थी लता मंगेशकर, विश्व प्रसिद्ध थी भाई। आपको पता है 70 साल से ज्यादा इन्होंने संगीत में क्या दिया था, अपना योगदान दिया था। इन्होंने भी भाई डिस्को, ये भी गायन से संबंध है, इन्होंने भी डिस्को को प्रसिद्ध किया था। ये आपकी क्या थी, जो आपकी संगीतकार थी, तो इन्हें पद्म विभूषण, भारत रत्न, इन्हें भी पद्म पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न आदि पुरस्कार दे रखा था। इनका जन्म इंदौर में हुआ था। कहां पर हुआ था, इंदौर में। तो इंदौर में साहित्य अकादमी, लता जी के नाम पर साहित्य पुरस्कार, संगीत पुरस्कार, संगीत अकादमी, साहित्य बोल गया सॉरी माफी चाहूंगा, संगीत अकादमी, संगीत पुरस्कार इंदौर के अंदर, और संगीत संग्रहालय, तो ये लता जी के नाम पर। बप्पी लहरी का भी निधन हुआ, ये भी गायक। तो ये थे आपके मंत्री, और कहां के भाई, उद्योग मंत्री थे। कहां के थे ये, आपके आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है। आंध्र प्रदेश की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए सीएम की अगर हम बात करते हैं, कौन आपके, जगन्नाथन जो रेड्डी साहब है, क्या आपके जगन्नाथन मोहन रेड्डी साहब क्या है, सीएम साहब है। साथ ही हम बात करें इसकी जो राजधानी है, तो राजधानी अमरावती है भाई, अमरावती राजधानी है। ये भी आपको पता, फलों का सबसे बड़ा उत्पादक क्या आपका यही है। अगर फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आपका एपी है, तो सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन आपका, तो वेस्ट बंगाल है भाई, ध्यान रखेंगे। सब्जी में सबसे बड़ा उत्पादक देश, राज्य कौन सा देश का, तो आपका वेस्ट बंगाल है भाई। विश्वभूषण हरिश्चंद्र क्या है, यहाँ के विश्वभूषण हरिश्चंद्र क्या राज्यपाल है, कह सकते हो। विश्वभूषण आपके क्या है, राज्यपाल है, ठीक है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी बात करी, किसकी बात करी है, आंध्र प्रदेश की बात करी है, ठीक है। चलिए भाई अगली बात करते हैं हम, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अभी हाल ही में आपका चर्चा में है संजय मल्होत्रा। कौन चर्चा में है भाई, आपके एस मल्होत्रा या संजय मल्होत्रा साहब चर्चा में रहे हैं। मल्होत्रा चर्चा में है, ये कौन है भाई, चर्चा में है, ये कौन है। सीधी सी बात करें, जरूर कोई ना कोई नियुक्ति मिली होगी। क्वेश्चन नंबर आपका क्या भाई 5 है। आज का क्वेश्चन नंबर 5, संजय मल्होत्रा कौन है या एस मल्होत्रा कौन है, जिनको अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। देखिए इन्हें आरबीआई, इनका जो संबंध रहा है किससे रहा भाई, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इनका संबंध रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले संसद ले लेते हैं, क्या बनाया गया इन्हें, आरबीआई के केंद्र बोर्ड का निदेशक, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का क्या बनाया, इनको निदेशक बनाया है। निदेशक पूछ लेगा, किसकी बात करें हम आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक किसे बनाया है, तो संजय मल्होत्रा साहब को बनाया है, ठीक। इसलिए चर्चा में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, आरबीआई की स्थापना 1935 में भाई, ठीक है, 1935 में हुई है। साथ ही हम बात करें ये आपका इस बैंक का राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करते हैं, तो राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो ये 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, तो हेडक्वार्टर कहां पर है भाई इसका, मुंबई के अंदर है। मुंबई में, और किसका हेडक्वार्टर है, सेबी का हेडक्वार्टर भाई, सेबी का हेडक्वार्टर। साथ ही बात करें आपका एनएस, आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सारे के सारे आपके मुख्यालय। फिल्म सिटी भी आपकी कहां पर है, मुंबई के अंदर है। किस द्वीप पर भाई, आपकी सालसेट द्वीप के ऊपर है। भारत की वाणिज्य राजधानी भी क्या आपकी मुंबई है भाई। वाणिज्य राजधानी की बात करें तो भी आपकी क्या है, बंबई है, ठीक है, ओके। 1935 में इसकी स्थापना हुई है, 1949 में इसका क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। साथ ही यहाँ पर मैं बात करूं कि यंग हिल्टन
यंग हिल्टन किसकी सिफारिश पर? यंग हिल्टन जो कमीशन है उस कमीशन की सिफारिश पर भाई, किसकी सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर इसकी क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। और वैसे पूछे स्वतंत्र भारत में किस प्रधानमंत्री के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो दोस्तों इंदिरा जो गांधी हैं उनके कहने पर वो प्रधानमंत्री थी। कब? 1969 में 1969 में बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इंदिरा भगाओ के नारे, इंदिरा से याद आता भारत की आयरन लेडी भाई। भारत की आयरन लेडी कौन है? यही है। इंदिरा ही इंडिया है, इंडिया ही इंदिरा है, ये ऐसे नारे लगे थे। इंदिरा लाओ, इंदिरा भगाओ के नारे कब? 1977 में कह सकते हैं। इंदिरा को वापस लाओ, इंदिरा को वापस लाओ के नारे कब लगे थे? क्वेश्चन तुम्हारे लिए भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। और इन्होंने किसकी यात्रा करी थी? रूस की यात्रा करी थी। और साम्राज्यवाद से क्या थी? जो आपकी समाजवाद से क्या थी? प्रभावित थी भाई, समाजवाद से प्रभावित थी। ओके, रूस की यात्रा करी थी इन्होंने, समाजवाद को अपनाया था। कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू भी समाजवाद से प्रभावित थे या रशिया से प्रभावित थे? चलो रशिया की बात करते तो रशिया का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हाल ही में क्वेश्चन नंबर 6 भाई आपका, हाल ही में किस देश ने किसके 3 टुकड़े किए हैं? किस दूसरे देश के 3 टुकड़े करे हैं? कितने टुकड़े कर दिए भाई? 3 टुकड़े करे हैं, यानी कि 2 टुकड़े कर दिए, तीसरा वो देश था वही। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता भाई आपका चर्चा में अभी यूक्रेन है। चर्चा में क्या आपका? यूक्रेन है। तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर विश्व खड़ा है। और इसके अंदर जब रूस का जिक्र आया तो मुझे क्वेश्चन ध्यान आ गया, रूस या रसिया या सोवियत संघ या यूएसएसआर, जो भी आप लोग समझे। क्यों? सबसे पहले हम बात करते हैं किसके टुकड़े करें? तो यूक्रेन के टुकड़े करें भाई। किसके? यूक्रेन के टुकड़े करें। कारण ये जो क्या था, इनका आपस में, यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने की इच्छा रखता है। किसका? नाटो के सदस्य बनने की इच्छा रखता है। और रूस अपने रक्षा कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, रक्षा नहीं भाई, सुरक्षा कहेंगे, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये यूक्रेन को मना कर रहा है कि आप नाटो का समर्थन नहीं करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो चौधरी है, चौधरी कौन है भाई? यूएसए, आपका जो अमेरिका है वो चौधरी है, उसने यूक्रेन की पीठ को थपथपा दिया है। इधर आपका कौन, इनकी बैठक हो चुकी है किस की भाई? चीन ने खुले तौर पर समर्थन कर दिया है। किसका? रशिया का समर्थन किया है खुले तौर पर। बीजिंग के अंदर जो शीतकालीन जो ओलंपिक हुआ था आपका, कहां पर? बीजिंग के अंदर शीतकालीन ओलंपिक में इनकी बैठक हो चुकी है। और यहां पर चीन ने खुला समर्थन कर दिया। इधर यूक्रेन का जो समर्थन यूएसए खड़ा है, साथ में ब्रिटेन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, साथ में हम बात करें पोलैंड वगैरह, सारे के सारे इसके समर्थन में। लेकिन किसी की परवाह ना करते हुए रूस ने जो आपका डिस्ट्रिक्ट और लोहांस्क 2 टुकड़े, 2 नए देशों को इसने परमिशन दे दी। यानी कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है, उस ईस्टर्न यूक्रेन के 2 टुकड़े इसने और कर दिए। अब कुल मिलाकर के 3 देश। और ध्यान रखेंगे इसी यूक्रेन के पास जो क्रीमिया का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। उस समय रूस ने कब्जा किस वजह से किया था? तो ये यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की बात कर रहा था। उस समय भी इसके ऊपर क्या लगाए थे? रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। जैसे कि अब पूरी दुनिया ने रूस के ऊपर क्या आर्थिक कह सकते हैं हम, साथ ही आयात निर्यात की रिस्ट्रिक्शंस यहां पर लगा दी हैं। लेकिन रूस को कोई परवाह नहीं है। रूस के 1.25 लाख, 1.25 लाख जो सैनिक हैं वो रूस के बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं। युद्ध अभ्यास हो रहा है। और आज 25 जो तारीख है आपकी, 24 है आज, जो 24 जो डेट है, इस डेट की अगर मैं बात करूं तो आज हमला हो चुका है। इसके जो अपने यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर क्या बमबारी जारी थी भाई सुबह, ठीक है, सुबह वहां पर हमला हो चुका है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करें। बताने को एक अलग से टॉपिक लेके आऊंगा आप लोगों का यूक्रेन के ऊपर, बहुत शानदार टॉपिक रहेगा। बट बस इतना पता होना चाहिए जो अभी हाईलाइटेड मुद्दा आपका भाई, ठीक है। चलिए भाई अगली बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे यह रह गया था आपका यंग हिल्टन कमीशन की बात करी थी हमने, समिति की बात करी थी इसकी सिफारिश पर। और इसके जो अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास क्या अध्यक्ष हैं। और निदेशक किसे चुना गया है? तो एस मल्होत्रा या संजय मल्होत्रा को क्या चुना गया है? निदेशक चुना गया है। क्वेश्चन नंबर आज का 7 भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू क्या है? हम यहाँ पर बात करेंगे क्या लिया आपका? प्रेसिडेंशियल जो फ्लीट है, फ्लीट रिव्यू
क्या है। देखिए यहां पर हम बात करें प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू क्या है, यानी कि इसका संबंध अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले बात करें इसका संबंध किससे है, नौसेना से, नौसेना से है। और नौसेना में अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति एक बार इसके ऊपर बात करता है, ठीक है, और जाकर के क्या करता है, रिव्यू, फ्लीट रिव्यू कह सकते हैं उसको, देखता जाकर के, ठीक है। ये कहें कि हम कहें कि किसी जहाज में बैठ के सवारी करेगा, अगर देसी भाषा में बात करूं तो मैं कुल मिलाकर के बात यह कि नौसेना का एक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति साहब क्या होते हैं, शरीक होते हैं और वो देखते हैं, ताकत देखते हैं नौसेना की और उसके ऊपर बात भी करती है। पूरे कार्यकाल में एक बार इन्हें बात करनी होती है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक किस्म से कहें तो राष्ट्रपति साहब की क्या है, नौसेना को लेकर के एक विजिट है। नौसेना के क्योंकि तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। आपको पता तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। इस वजह से इन्हें एक बार इसके ऊपर भी बोलना होता है। तीनों सेनाओं के राष्ट्रपति अध्यक्ष होंगे, यह हमने संविधान में कहां से लिया था, तो ध्यान रखना दोस्तों, तीनों सेनाओं के राष्ट्रपति अध्यक्ष होंगे, ये हमने यूएसए से लिया था। कहां से लिया था, यूएसए से लिया था। चलिए यहां पर बात करें, फ्लीट की बात कर रहे हैं, तो 21 फरवरी को रामनाथ जो कोविंद है, भारतीय नौसेना की फ्लीट रिव्यू क्या कब किया इन्होंने भाई, 21 फरवरी 2022 को इन्होंने फ्लीट रिव्यू किया है, ठीक है, ओके। विशाखापट्टनम कहां पर किया भाई इन्होंने, विशाखापट्टनम में। भाई मैं एक बार रफ करूंगा, उसके बाद ऊपर लिखेंगे, ठीक है। चलिए मतलब कुल मिला के कि राष्ट्रपति साहब कहां पहुंचे, विशाखापट्टनम के अंदर इन्होंने फ्लीट रिव्यू किया है नौसेना का। चलिए कहां पर किया भाई, विशाखापट्टनम के अंदर। कहां पर, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के अंदर कौन पहुंचे आपके, पत्तनम में हमारे रामनाथ कोविंद साहब पहुंचे। फ्लीट रिव्यू की मेजबानी, सीधा पूछे फ्लीट रिव्यू की मेजबानी कौन कर रहा है आपका, तो फ्लीट रिव्यू की मेजबानी कौन कर रहा है, मेजबानी की अगर हम बात करते हैं तो कौन कर रहा है आपका, विशाखापट्टनम। और ये दूसरी बार कर रहा है भाई, दूसरी बार। सीधा पूछेगा कौन सा स्थल है जिसने 2 बार फ्लीट रिव्यू की मेजबानी करी, तो दूसरी बार कर रहा है भाई, दूसरी बार ये मेजबानी कर रहा है। प्रथम फ्लीट रिव्यू कब हुआ था भाई, प्रथम अगर हम बात करें प्रथम फ्लीट रिव्यू कब हुआ था, तो ये एपीजे जो अब्दुल कलाम साहब थे हमारे, जिनकी विंग्स ऑफ फायर पुस्तक थी, बड़ी फेमस पुस्तक थी। अरे जिन्होंने बोला था कि सपने वो होते हैं जो कभी सो करके नहीं देखे जाते, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं और जिन्हें सच करने के लिए कुछ करना होता है। जिन्होंने सपनों के ऊपर बात करी थी, जिन्होंने अग्नि का आविष्कार किया था, जिन्होंने उन एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने पहली बार फ्लीट किया था। कब किया था भाई, तो पहली बार 2006 में 2006 में इन्होंने पहली बार प्रथम फ्लीट था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा भाई। देश के भारतीय नौसेना की तैयारी कह सकते हैं, नौसेना को देखना होता है, इसके अंदर तैयारी देखनी होती है, नौसेना का मनोबल बढ़ाना होता है, बहुत सारी चीजें। जब राष्ट्रपति वहां पर जा रहा है तो सारी चीजें ही उससे कंसल्टेड रहती हैं भाई, ठीक है। चलिए 21 फरवरी को हमारे रामनाथ कोविंद साहब वहां पर पहुंचे हैं, ये आपके सामने। और ये भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। कब भाई, इस वर्ष 12वें फ्लीट रिव्यू में चिन्हित किया गया है। जो अभी हुआ है वो कौन सा आपका 12वां नंबर का हुआ है। और स्वतंत्रता का जो आजादी का अमृत महोत्सव है 75वीं वर्षगांठ पर, कह सकते हैं 75वीं वर्षगांठ पर हो रहा है आपका, ये स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर इसका आयोजन हो रहा है 12वें का, ध्यान रखेंगे ये भी भाई, ठीक है, ओके। एक बार नौसेना की पूरे कार्यकाल में राष्ट्रपति को क्या करना होता है, एक बार नौसेना जो बेड़ा है उसकी क्या करना, समीक्षा करनी होती है, एक किस्म से हम बात करें उसके ऊपर बोलना होता है, नौसेना पर या नौसेना की समीक्षा करनी होती है, ये भी इनका राष्ट्रपति के कर्तव्य में आता है, ठीक है, ओके। अब तक 11 फ्लीट रिव्यू हो चुके हैं। पहला बेड़ा अगर हम बात करें अधिसंचालित कब किया गया था, तो 1953 में राष्ट्रपति द्वारा भी। 1953 में जो राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र साहब थे, राजेंद्र प्रसाद
के अधीन संचालित किया गया था। कुल मिलाकर 2001 और 16 में 2 समीक्षाएं अंतरराष्ट्रीय थी। कितनी? 2001 में, 2001 और 2016 में 2 समीक्षाएं अंतरराष्ट्रीय थी। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, यहाँ पर राष्ट्रपति के फ्लीट की बात हुई है, तो ये हमने यहाँ पर जिक्र किया कि नेवी को देखने के लिए या नेवी का मनोबल ऊंचा करने के लिए, या ये कहें कि नेवी को, हाँ हम कह सकते हैं नेवी की समीक्षा करने और देखने के लिए राष्ट्रपति साहब वहां पर जाते हैं। तो पहली बार जो फ्लीट रिव्यू का नाम दिया गया था तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा 2006 के अंदर किया गया था, और ये आपका 12वें नंबर का है। ये आपको पता 75वें वर्षगांठ के ऊपर ये मनाया जा रहा है स्वतंत्रता की पे, और विशाखापट्टनम ने क्या किया, इसकी मेजबानी करी है, और ये दोबारा से मेजबानी कर रहा है विशाखापट्टनम में। पहली बार डॉक्टर राजेंद्र साहब 1953 में जो राष्ट्रपति थे उस समय ये इन्होंने इस पेड़ को देखा था। चलिए एक बार मैं भारत का जो राष्ट्रपति है इसके ऊपर एक बार बात कर लेता हूँ थोड़ी सी भाई, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होंगी। राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति की कहां पर व्यवस्था की गई भाई, तो एक्ट नंबर 52 के अंदर राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। एक्ट नंबर 52 से लेकर के कहां तक, 53 के अंदर 63 तक भाई, ठीक है। एक्ट नंबर 52 से लेकर के 50 कह सकते हो आप 63 तक, ठीक है। राष्ट्रपति की और भी एक्ट ऐसे हैं जहां पर राष्ट्रपति के बारे में कुछ ना कुछ दिया गया है थोड़े बहुत, लेकिन आमतौर पे हम बात करते हैं भारत का एक राष्ट्रपति होगा एक्ट नंबर 52 के अंदर भाई। हेड ऑफ नेशन की अगर हम बात करते हैं तो हेड ऑफ नेशन कौन होते हैं आपके, यही राष्ट्रपति साहब होते हैं। हेड ऑफ नेशन अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति साहब होते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपके प्रधानमंत्री साहब होते हैं भाई, ठीक है। हेड ऑफ नेशन, हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। साथ ही हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर जो राष्ट्रपति साहब हैं, राष्ट्रपति साहब मैंने थोड़ी देर पहले भी बात करी कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है और देश का पहला व्यक्ति होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा। ये हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है, ठीक है भाई। और यहाँ पर भारत के अंदर ये चुनाव कितनी बार भी लड़ा जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रशिया की बात करी थी, पुतिन साहब का नाम मैंने नहीं लिया था तो बताता हूँ। रशिया का जो चुनाव है राष्ट्रपति का, तो रशिया का चुनाव 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए होता है। साथ ही हम यहाँ पर बात करें 6 वर्ष के लिए रशिया के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। रशिया, क्योंकि हाईलाइटेड मुद्दा भैया रूस, ठीक है, जो कि यूएसएसआर का क्या है, यूएसएसआर का क्या है, एक उत्तराधिकारी के जो गणराज्य है। आपको पता है 1991 में जो रशिया था उसके 15 गणराज्य बने थे, सबसे बड़ा क्या था आपका, रूस था। यहाँ पर हम बात करते हैं जो यूएसए का जो राष्ट्रपति है, यूएसए का राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है, आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर कह सकते हैं प्रथम राष्ट्रपति थे भाई, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही हम यहाँ पर एक और बात अपनी करते हैं कि चलिए देखिए, जब राष्ट्रपति की बात हो रही है तो राष्ट्रपति को बहुत सारी यहाँ पर क्या, राष्ट्रपति को ताकतें दी गई है कार्यपालिका के अध्यक्ष के तौर पर। किसके अध्यक्ष के तौर पर भाई, कार्यपालिका के अध्यक्ष के तौर पर किसको जाना जाता है, तो राष्ट्रपति के नाम पर ही देश के अंदर सारे के सारे जो काम होते हैं किसके ऊपर होते हैं, राष्ट्रपति के पास होते हैं। इन्हें समाधान करने की शक्ति भी है भाई, समाधान करने की शक्ति। किस प्रकार का यदि किसी व्यक्ति को कह सकते हैं फांसी की सजा हो रखी है, फांसी की सजा को माफी करने का जो शक्ति, माफी करने की शक्ति किसके पास है, तो ये हमारे राष्ट्रपति के पास ही है। साथ ही यहाँ पर हम बात करते हैं फांसी की सजा को माफ करना, कम करना, सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं, सजा जो भी माफी का जो हक है वो राष्ट्रपति साहब के पास ही है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है तो हटाया भी जा सकता है, बीच में किसके, संविधान के उल्लंघन करने पर क्या कह सकते हैं, हम इसको हटा सकते हैं। हटाने के लिए क्या होता है, महाभियोग, महाअभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। महाअभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाअभियोग किसी भी सदन में आपका चलाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है भाई। और जो एक जिस पहली सभा के अंदर जो चलाया जाएगा राष्ट्रपति के लिए महाअभियोग, तो उसको चलाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताया जाएगा। साथ में दूसरा जो सदन होता है, कोई भी सदन हो सकता है, जिसे जांच सदन के नाम से भी जाना जाता है, जहां राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने द्वारा किसी नॉमिनेटेड व्यक्ति से क्या करता है, अपना पक्ष रखवा सकता है, पक्ष रखवा सकता है। ये हमारे क्या थे, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी बातें थी भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन आ रहा है भाई, ये भी आपका चर्चा में आपकी सीडोम, अभी हाल ही में क्वेश्चन नंबर आपका 9 अभी सीडोम चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 9 सीडोम क्या आपका, सीडोम क्या है भाई, सीडोम क्या है, सीधी सी बात करूंगा, देखिए नौसेना का वायु कह सकते हैं, नौसेना, नौसेना, नौसेना का वायु रक्षा प्रणाली है, नौसेना का वायु रक्षा
प्रणाली है। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था भाई आप लोगों को, कल क्वेश्चन कराया था कि वायुसेना के लिए कौन से हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। M60 की मैंने यहाँ पर बात करी थी, जो कि कहां पर होंगे, आपके फ्रंट लाइन जो जहाज हैं उन जहाजों के ऊपर उनको नॉमिनेट किया जाएगा। और साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं वो जो जहाज होंगे वो फाइटर जहाज जो आपके या युद्ध पोत कह सकते हैं उनके ऊपर, और जो आपके हेलीकॉप्टर जो जिन्हें हमने कहां से लिया, 2019 में हमारा समझौता हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और 2025 तक इनके आने की बात हो रही है। 2021 में 3 दे भी दिए हैं, जहां पर भारत के जो पायलट है, भारत के पायलट क्या ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है, हेलीकॉप्टर की हो रही है, जो कि नौसेना को मिलने वाले हैं। तो ये जो सीडोम है ये भी आपकी नौसेना का वायु रक्षा प्रणाली की यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सी भी, और इसको किसके द्वारा इजाद किया गया, इजराइल के द्वारा। भाई इजराइल के द्वारा, खिचड़ी बना दिया ना, ध्यान रखेंगे, 2 बार 3 बार बोलता हूं तो नोट करेंगे। इजराइल के द्वारा यह प्रणाली इजाद की गई है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और किसकी तर्ज पर, आयरन डोम, सी डोम किसकी तर्ज पर बनाया गया, तर्ज की अगर हम बात करें तो आयरन डोम की तर्ज पर इसको बनाया गया है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, अभी हाल ही में एक बार इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं भाई। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये भी चर्चा का विषय है भाई। देखिए, अगर मैं राइटिंग की तरफ मैंने ध्यान दे दिया तो मैं इतना कंटेंट आप लोगों को डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। आप एक बार स्लो करके सुन सकते हैं, अपने YouTube की स्पीड को थोड़ा सा कम कर लें, कम करके सुनेंगे तो आवाज बड़ी क्लियर आ रही है। थोड़ा सा हिंट आपको बोर्ड से मिल जाएगा। ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको कम से कम समय में देने की कोशिश करता हूं, जो कि आपके एग्जाम 2022 में आपको बहुत ज्यादा काम देने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई, नाइट नेविगेशन क्वेश्चन नंबर है मेरे ख्याल में 9 या 10 पता नहीं, जो भी है। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, नाइट नेविगेशन नदियों के लिए भाई, नदियों के लिए अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, के लिए मोबाइल ऐप, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, मोबाइल नाइट नेविगेशन, इसको ऐसे लिखेंगे नदियों के लिए। एक सेकंड भाई, नदियों के लिए क्वेश्चन करेंगे, नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप। क्या आपका मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है हाल ही में आपका चर्चा में है। ठीक है, किसने लॉन्च किया, सीधी सी बात करेंगे, यानी कि नदियों के लिए नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च किया है, जो चर्चा का विषय है। तो किस राज्य के द्वारा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। यहां पर हम बात करें असम, किसके द्वारा भाई, इसका आंसर रहेगा असम ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। ध्यान रखेंगे भाई, किसके द्वारा, असम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलिए भाई, असम की बात करें हम थोड़ी सी, यहां पर दिसपुर राजधानी आपको पता है, दिसपुर क्या है, राजधानी है। साथ ही हम बात करें हेमंत बिस्वा, हेमंत बिस्वा क्या है भैया, आगे हेमंत बिस्वा क्या है, बिस्वा साहब क्या है, सीएम साहब है, कह सकते हैं नहीं। ठीक है, ओके, चलिए यहां पर थोड़ी सी बात करें। देखिए, पर्यटन संजीवनी योजना, कुछ योजनाओं की बताता हूं इंपोर्टेंट। पर्यटन संजीवनी योजना असम से संबंध है। ठीक है, साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, असम वैभव पुरस्कार दिया गया था, अभी चर्चा में था आपका। असम वैभव पुरस्कार किसको दिया गया था, तो रतन टाटा को दिया गया था असम वैभव पुरस्कार। मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवा रखा भी, असम वैभव पुरस्कार किसको दिया गया था, तो रतन टाटा साहब को असम वैभव पुरस्कार दिया गया था। ये भी शानदार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, साथ ही हम बात करते हैं, देखिए ढींग एक्सप्रेस का संबंध असम से है। हिमादास का संबंध यहीं से है। धनवंतरी योजना का संबंध भी कहां से भाई, आपका असम से ही है। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज कहां पर भाई, ब्रह्मपुत्र जो मुक्ता क्रूज इसका संबंध भी कहां से, आपका असम से है। वाचुआ महोत्सव कौन सा भी, आपका वाचुआ जो महोत्सव है इसका संबंध भी कहां से है, असम से। वाचुआ महोत्सव का संबंध भी कहां से है, असम से ही है। ठीक है, चलिए भी और बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए
साथ ही बात करें भारत का एकमात्र गोल्डन बाग यहीं पर देखा गया था। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग, कैसा बाग भाई? गोल्डन बाग यहीं पर है भाई, भारत का गोल्डन बाग यहीं पर है। एक चाय है, विश्व की सबसे महंगी चाय कह सकते हैं आप लोग उसको, तो वो है मनोहारी गोल्डी टी। मनोहारी जो आपकी है मनोहारी जो गोल्डी टी है, ये भी आपकी मनोहारी गोल्डी टी, गोल्ड टी, मनोहारी गोल्ड टी भी कहां की है? असम की है भाई, ठीक है। और रबड़ का जो पौधा है जेनेटिक, ये भी आपका असम का है। बताने को बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर हमने इंपोर्टेंट की बात करी, पर्यटक की संजीवनी योजना की बात करी, असम वैभव पुरस्कार की बात करी, ढिंग एक्सप्रेस, हिमा दास धन्वंतरी योजना, ब्रह्मपुत्र मुक्ता वाचुआ महोत्सव की बात करी। भारत का क्या है आपकी, हमने यहाँ पर भारत के जो गोल्डन बाग है केवल ये इसके ऊपर बात करी है। साथ ही हमने मनोहारी जो गोल्डन टी है इसके ऊपर भी बात हुई है। साथ ही बिहू यहाँ का नृत्य है, बिहू भी नृत्य है, और भी यहाँ के बहुत सारी चीजें हैं बताने को। चलिए भाई, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए एक बार इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। चलिए, अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा आपका एक्स कोबरा, कह सकते हैं कोबरा, एक्स कोबरा, आपका कोबरा वॉरियर 2022, ये क्या है? एक्स कोबरा वॉरियर 2022, ये क्या है भाई? चर्चा में है, क्या है? सबसे पहले तो बात करूं, देखिए आपका ये क्या है? आपका युद्ध अभ्यास है। क्या भाई आपका ये? सीधी सी बात करें, घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, युद्ध अभ्यास है, समय का अभाव है, अभ्यास है भाई। क्या आपका युद्ध अभ्यास? किसके साथ है भाई? आपका इंग्लैंड के साथ है। किसके साथ होने वाला है ये? इंग्लैंड के साथ युद्ध अभ्यास होने वाला। साथ ही रखेंगे किसका भाई आपका ये? तो वायुसेना का भाई, वायुसेना किससे संबंधित है? वायुसेना का युद्ध अभ्यास है, इंग्लैंड के साथ होने वाला है। ये आप लोगों को पता है। कब से कब तक होने वाला है भाई आपका ये? 6 से लेकर के 27 मार्च के बीच में आपका ये युद्ध अभ्यास होने वाला है। 6 से लेकर के 27 मार्च तक आपका ये युद्ध अभ्यास होने वाला है, जिसके ऊपर मैं यहाँ पर बात करी। इससे पहले भी कल परसों एक बात करी थी मैंने, ईस्टर्न जो आपका था, ईस्टर्न युद्ध अभ्यास की भी बात करी थी। ईस्टर्न ब्रिज 6 की भी बात करी थी, जो कहां पर हो रहा है? आपका जोधपुर के अंदर हो रहा है। ये भी वायुसेना का युद्ध अभ्यास था। ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्ध अभ्यास भी आपका कहां पर है? जोधपुर। एक्स डेजर्ट युद्ध अभ्यास भी आपका हुआ था फ्रांस के साथ। एक्स डेजर्ट की भी बात करें, एक्स डेजर्ट युद्ध अभ्यास भी आपका जोधपुर के अंदर हुआ था। ये भी आप लोगों को मालूम है। साथ ही यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है? ओके, चलो। हाँ, एक चीज छूटती है इसके अंदर भारत की तरफ से कौन डिटेल है? राफेल है या तेजस है? मैं ही बता देता हूं। चलो, तेजस है स्वदेशी आपका क्या है? आपका जो हल्का लड़ाकू विमान, लाइट कॉम्बैट जो है आपका, ये है हल्का लड़ाकू विमान है। लड़ाकू विमान है आपका, ये इसमें भारत की तरफ से क्या ले रहा है? तेजस भारत की तरफ से इसमें भाग ले रहा है। राफेल की बात करी थी मैंने, राफेल का संबंध, ये भारत निर्मित है। राफेल की अगर हम बात करते हैं तो राफेल आपको पता है गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में आए थे 17 गोल्डन एरो जो कि आपका कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। हरियाणा में कहां पर भी आपका? अंबाड़ा। ये वही अंबाड़ा है जहां पर नथुराम गोडसे को क्या हुई थी भाई? क्या हुई थी? फांसी हुई थी। नथुराम गोडसे को फांसी क्यों हुई थी? जिन्होंने महात्मा गांधी की क्या करी थी? हत्या करी थी भाई। महात्मा गांधी की क्या करी थी? हत्या करी थी। और हरियाणा की सबसे बड़ी जेल भी आपकी कौन सी? अंबाला है। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन भी आपका वही है। राफेल कहां से लिया हमने? फ्रांस से लिया है, ठीक है? फ्रांस से लिया है। चलिए भाई, ये 2 4 5 7 आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो फैक्ट्स थे, मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए आगे एक और क्वेश्चन के ऊपर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक बार मैं रफ करता हूँ इसको भी, ठीक है? बार बार मेरे को बोला जा रहा है सर समय ज्यादा हो रहा है भाई। जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, उनके ऊपर तो मैं बात करूंगा, समय ज्यादा हो और कम हो। क्लास को स्किप नहीं करना है, क्लास को जरूर सुनना है भाई, ठीक है? और नॉलेज गेन करनी है, जो कि 2022 में आपको बहुत सारी काम आने वाली है। 2022 में हर प्रकार के आपके एग्जाम में काम आने वाले। अभी हाल ही में भी आपका चर्चा में रहा है, देखिए सीधी सी बात करें, चंद्रभवन ख्याल चर्चा में है। ये क्यों चर्चा में है? कौन आपके भी देखिए चंद्रभवन ख्याल जो साहब है, ख्याल चर्चा में है। क्यों चर्चा में है?
क्यों या ये कौन है भाई, जो भी आप जैसे भी समझे, चंद्र भवन ख्याल चर्चा में है। देखिए भाई चर्चा में तो होने भी चाहिए, ठीक है। बंदे ने अवार्ड जीता, क्या जीता, बंदे ने अवार्ड जीता। कौन सा अवार्ड जीता? जो मेहनत करेगा वो अवार्ड जीतेगा। मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है भाई, और ना ही कोई समय होता है कि कब स्टार्ट करें, ना ही कोई समय खराब होता है, ना ही कोई समय अच्छा होता है, ठीक है। वो बोलते हैं कल से शुरू करेंगे पढ़ना, जैसे बहुत से लोगों के दिमाग में बात आती है सर कल से करेंगे, परसों से करेंगे। अभी क्या है, अभी शादियों का सीजन था, अभी थोड़े से दिन बाद दिमाग में आएगा अरे यार लावणी आ गया, जो किसानों का सबसे बड़ा पर्व है वो आ गया, ठीक है। यहाँ से भाई हम जहाँ से हम बात कर रहे हैं, अभी जिस स्टेज से मैं बोल रहा हूँ तो किसानों का इलाका है, तो बिल्कुल सही बात है। उसके साथ ही फिर थोड़े से दिन बाद बोलेंगे यार अभी होली आ गई, होली के बाद करेंगे। उसके साथ फिर थोड़े से दिन बाद क्या होगा, होली के बाद दोबारा से सावे खुल जाएंगे तुम्हारे, है ना। सावे खुलने के बाद फिर शादियों में नाचना शुरू कर देंगे। थोड़े से दिन बाद फिर क्या होगा, फिर आपका वापस गर्मी आए, गर्मी ज्यादा है, थोड़ा सा मौसम ठीक आने तो फिर करेंगे। और जब मौसम ठंडा ठीक आएगा उस समय साथ में पेपर लेके आएगा, और जब पेपर लेके आएगा तो फिर भाई पेपर नहीं, तुम पेपर के दौरान क्या करते हैं, कथकली डांस करते हैं, फिर बोलते हैं हम तो बहुत पढ़े थे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि शुरू ही नहीं किया, अच्छा समय ही नहीं आया आपका, अच्छा समय ही नहीं आया। अच्छा और बुरा समय होता नहीं है, इसलिए बोला गया है काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा भौरी करेगा कब। काम करने के 1 लाख बहाने होते हैं और काम ना करने के 1 करोड़ बहाने होते हैं भाई। अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और अच्छे शब्दों में बोलूं तो काम करने का सिर्फ एक ही बहाना होता है कि मैंने सक्सेस होना है, और काम ना करने के इन्फिनिटी अनंत बहाने होते हैं, चाहे कुछ भी आप लगा लो, ठीक है। रही बात वो समय की अच्छे और बुरे की, तो मैं पहले भी बोलता हूं और बोलता ही रहता हूं कि समय कोई अच्छा और बुरा नहीं होता है। जिस प्रकार से रामचंद्र जी के लिए बात करी गई थी राज तिलक की, कि जिस दिन गुरु वशिष्ठ ने क्या किया था, बोला भाई 5-10 दिन बाद क्या इनका राज तिलक कर देना, उस दिन वो डेट बड़ी शुभ मुहूर्त है। कैसा वो डेट है, शुभ मुहूर्त है। और उस शुभ मुहूर्त पे हुआ क्या, वन गमन। कहां जा रहे थे वो, कहां तो राज तिलक होना था, और कहां उस शुभ, अरे गुरु वशिष्ठ से मुनि ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ की वन में व्यक्त पड़ी, कहां वो फंद कहां वो मारिच कहां वो मर्ग जरी, सीता को हर ले गए रावण होनी होके रही। तो जो होना है वो होगा ही होगा, तुम शुरू करो, तुम क्या करो, शुरू करो, बहाने मत बनाओ मेरे मित्रों, मेरे भाई और बहनों। चलो चंद्र भवन की बात करते हैं। इन्हें साहित्य पुरस्कार दिया गया, क्या दिया, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 फरवरी में 2022 में दिया गया है। साथ ही हम यहाँ पर बात करें किस भाषा के लिए, भाई उर्दू भाषा के लिए, उर्दू भाषा के लिए इनको दिया गया है। चंद्र भवन को किस भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है, उर्दू भाषा के लिए। इंपोर्टेंट बनता आपका हिंदी के लिए किसको दिया गया था, तो दया प्रकाश सिन्हा, दया प्रकाश जो सिन्हा है, इन्हें हिंदी भाषा के लिए दिया गया। हिंदी भाषा की बात करते हैं तो भाषा हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर है। भाषा दिवस, हिंदी भाषा दिवस की बात करते हैं तो 14 सितंबर के हमारी हिंदी भाषा को हमने हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं आपका जनवरी में, कितनी जनवरी को हम क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं। शायद 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं। 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर को संविधान सभा ने इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। किसने, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे आधिकारिक भाषा का क्या दिया था, दर्जा दिया था। तो हिंदी का जो दया प्रकाश को गया है, ठीक है, ओके। साथ ही बात करें इन्होंने पुस्तक जो थी वो कौन सी, सम्राट अशोक के लिए, सम्राट जो अशोक था, सम्राट अशोक के लिए इनको दिया गया था। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। और भारत में साहित्य में पहला पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं किसको, भाई रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था पहला पुरस्कार, साहित्य का पहला पुरस्कार दिया गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। भारत में साहित्य का पहला रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किसके लिए, 1913 में, नोबेल नहीं, 1913 में किसके लिए दिया गया था, गीतांजलि के लिए पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखेंगे। और एशिया का पहला पुरस्कार था ये 1913 वाला, जो एशिया का पहला पुरस्कार था भाई। चलिए दोस्तों, आज की बात, आज जो हमने क्वेश्चन करे आप लोगों के बीच में, बहुत सारे शानदार क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। आज शायद 10 से 11-12 मिनट भी ज्यादा हो गए हैं और आपके शायद क्वेश्चन भी ज्यादा हो गए। ठीक है, चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।